हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट के साथ तैयार हैं। हाँ, कि फर्स्ट पार्ट आपने उन्होंने देख ही लिया होगा ना। फिर ये पार्ट जब भी आपको समझ आएगा आप करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका देख लो एक बार ना, तब इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यार? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसका थोड़े सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि आपका एक्चुअली उसमें न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है ना। एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा ढंग से। मान लो कि जैसे हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या किया था, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, मान लो भैया ये आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो है ना, आपका जो भी नाम है मिस्टर एक्स ले लो, आप एक्स हो, ठीक है। ये आपका भाई खड़ा है, नाम ले लो मिस्टर भाई। हाँ, इसका मास है भैया आपका मान लो है मास 50 किलो। हाँ, और आपका भाई का मास है भैया वो बहुत सूखा हुआ है बेचारा, 10 किलो मान लो। हाँ, बहुत छोटा है आपका भाई। हाँ, तो 10 किलो मान लिया। तो इनके बीच का आपका जो डिस्टेंस है वो है आपका मान लो, आप क्या लोगे, हाँ 10 मीटर ले लो। 10 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है। अब आपसे बोला जाएगा कि आप एक दूसरे को कितनी फोर्स से एक दूसरे को खींचोगे अपनी तरफ, है ना। मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में कि ये दोनों अपने आपस में खींचते हैं एक दूसरे को। चलो स्टडी करते हैं, बट इसके लिए तो यार मुझे जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो तो मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में खुद ढूंढना। चलो लिख देते हैं, बट आपको याद होनी चाहिए यार ये वैल्यू, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो फोर्स इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, जी की वैल्यू भैया डाल दो इसमें, जी की वैल्यू तो डाली है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। फिर क्या है, m1 कितना दिया है 50 किलो, ठीक है भैया 50 डाल दिया, इंटू हाँ m2 कितना दिया है 10 किलो, ठीक है भैया 10 की जी भी डाल दिया, डिवाइड में क्या है r कितना दिया है 10 मीटर, बट r का है क्या यहाँ पे, r का क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आपका अब इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बचा है। हाँ चलो कैलकुलेशन करते हैं इसकी, क्या हुआ मजा आएगा। देखो 6.67 इंटू 10 द पावर, हाँ पॉइंट नहीं दिख रहा, ये लो, इंटू 10 द पावर -11 इंटू 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500, है ना। 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, खत्म ना। अब 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो कितना आएगा 5 7 से 35, 3 5 को 30 3 33 3 5 को 30 3 33 33.35 इंटू 10 द पावर -11। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी यार, देखो फोर्स निकाली है क्या हमने, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन। देखो अब हमने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या बोला था कि ये फोर्स बहुत छोटी होती है। अब आप इसको जरा फील करके देखो, फील करो जरा इसको, देखो चलो इसको हम तोड़ के लिखते हैं इसको समझने के लिए ना। जैसे फोर्स जो आपकी आई है वो आई है 33.35, ठीक है। तो इसको लिख लो अपॉन में 10 द पावर -11 है तो +11 हो जाएगा, तो 10 द पावर 11, है ना। न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा इसको फील करने के लिए करने का काम कि ये है क्या रियल में। देखो तो ये करने के बाद आपका क्या है, इसको 10 द पावर 11 का मतलब क्या है कि नीचे 11 जीरो होंगे, तो लगा लो ना 33.35 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने बड़े नंबर से आप 33 को डिवाइड कर रहे हो, तो सोचो वैल्यू आपकी कितनी कम आएगी। फोर्स लग तो रही है बट यहां से हमें अंदाजा लग गया ना ये बहुत कम आएगी, क्योंकि डेनोमीटर देखो कितना बड़ा हो गया, 1 10 100 1000 10,000, कितना ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। इस वजह से आपकी जो फोर्स है आपकी बहुत कम होती है, जिस वजह से आपका मार्कर है ये मेरे को खींच नहीं पाता अपनी तरफ से, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो कभी कभी आपको f की वैल्यू निकालने को दे देंगे, कभी कभी आपको f दे दिया, m1 दे दिया, m2 दे दिया, g तो आपको पता ही है, r निकालने को बोल देंगे। मतलब आपको हर एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड आउट करने को बोल देते हैं, ठीक है। आप बाकी बुक के न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता। हाँ तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, हाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसको भी थोड़ा थोड़ा फील करेंगे एक एक वर्ड को, है ना। तो देखो एक्सीलरेशन इसका मतलब क्या होता है, ठीक है भैया आप लोगों ने आपने पढ़ाया ही था मोशन चैप्टर में कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ाया था, आप लोग भी पढ़ के आ रहे हो फर्स्ट चैप्टर से। ये होता है कि आपका एक्सीलरेशन, यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो
ये मोशन चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हो। अगला क्या है आपका ग्रेविटी, ये क्या है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। मैं बोल रहा हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका अगर कोई भी चीज जैसे मारकर ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो इस पे पता है कितना एक्सीलरेशन लगेगा, क्योंकि गिर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा। इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी ही आपका एक्सीलरेशन भी है। ये क्या बात बोल दी यार, जी ही एक्सीलरेशन है। तो आपके अकॉर्डिंग भैया देखो एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, तो जी की यूनिट भी यही होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप बोल रहे हो दोनों चीजें बराबर है, यही ना, तो ठीक है भैया, किसने मना किया, इसकी भी यूनिट यही होती है। तो स्मॉल जी की भी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी को समझाना रहेगा कि अगर कोई भी चीज जैसे मार्कर है, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, कितना होगा, तो वो आपका होगा स्मॉल जी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, पता है आपको 9.81 और 10। अब भैया इसकी वैल्यू फिक्स कैसे कर दी, एक्सीलरेशन तो अलग अलग मास के लिए अलग अलग होगा, तो उनके बारे में अभी डिटेल से बात करते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स कैसे हो गई, है ना। ठीक है, इतना आ गया ना कि एक एक वर्ड क्या कहना चाहता है ये, है ना। याद रखना स्मॉल जी आपका क्या है, एक्सीलरेशन ही है, बट ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके थ्रू आपका जितना एक्सीलरेशन आ रहा है उस बॉडी पे, वो एक्सीलरेशन होता है आपका ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, तो चलो आगे मूव करते हैं कि भैया आपको कैसे पता ये 9.81 ही होता है ना। रट के आए हो क्या, नहीं यार रट के नहीं आए, कैलकुलेट किया है, देखो कैसे किया हमने, पता है, देखो जैसे कि देखो ये जैसे ये आपका अर्थ है, हाँ ठीक है भैया, अर्थ मान लिया आपने। अर्थ का फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि किसी पे लगेगा तो जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर होगा। ठीक है भैया, मान लिया। एम आपका अर्थ का मास है, स्मॉल एम आपका ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, आपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराया, ठीक है, मार कर लिया, यहां से पकड़ा, गिरा दिया, फेंक दिया नीचे, ठीक है, चलो ठीक है। मार्कर का मास आपका कितना हो गया, मान लो आपने जो मार्कर लिया है उसका मास हो गया आपका स्मॉल एम, हाँ ठीक है, तो उस पर ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। हाँ यार जाहिर सी बात रहेगा, इसमें कैपिटल एम आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम आपका क्या है, मार्कर का मास है, और डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यही तो कवर करेगा यार, खुद सोचो ना, इतना ही तो कवर करेगा ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ ना। ठीक है, बट भैया एक चीज तो हम और पढ़ के आ रहे हैं, हाँ चलो ये तो आपने लिख दिया, चलो ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना एक्स्ट्रा बुद्धि चलाते हैं, भैया फोर्स तो जो होती है वो तो आपके mg के बराबर, ma के बराबर होती है। मैंने कहा ठीक है भैया, हाँ पढ़ के आए हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स आपकी ma होती है, और यहाँ आप बोल रहे हो जो स्मॉल g है वो आपका एक्सीलरेशन है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे g डाल दो फिर। मैंने कहा ठीक है डाल लो, हाँ तो बोल लो, अभी तो आप ये बोल लो ये फोर्स है, अब बोल लो ये फोर्स है, इन दोनों का क्या लॉजिक है, ये दोनों फोर्स हैं तो दोनों को बराबर कर दो ना। इसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रही हैं तो दोनों बराबर ही तो होंगी आपस में, खुद सोचो बराबर होंगी कि नहीं होंगी, तो कैसे होंगी बराबर, देखो ये जो आपकी mg लग रही है ना, इसी की वजह से तो ग्रेविटी है। खुद सोचो अगर इस मार्कर का कोई मास नहीं होता तो क्या अर्थ अपनी तरफ खींचती, इसको नहीं खींचती ना, खींचती, खुद सोचो। तो नीचे जो फोर्स लग रही है वो आपका क्या है, यहाँ पे है आपका ma, ठीक है, जिसकी वजह से आया आपका mg, और ये दोनों फोर्स बराबर होंगी क्योंकि दोनों ही तो फोर्स की वैल्यू है। हाँ इस तरीके से समझ लो यार, अगर आप लोगों की मैथ थोड़ी भी स्ट्रांग होगी, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो a c के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन सेंस लगाओ यार, ये भी f की वैल्यू है, ये भी f की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी आपस में, होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है भैया, आपने बोल दिया बराबर है तो बराबर मान लिया, तो mg बराबर आ गया g m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब इस m को डिवाइड में ले जाओगे तो क्या स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, ठीक है भैया कट जाएगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आपने स्मॉल m क्यों काटा, कैपिटल M क्यों नहीं काटा। यार देखो ये जो स्मॉल m है ना, ये मार्कर का मास था, मार्कर ही तो गिर रहा है, तो mg किस पे लगेगा, ma किस पे लगेगा, मार्कर पे लगेगा ना, अर्थ पे थोड़ी लगेगा, अर्थ थोड़ी गिर रही है आपकी, है ना। तो और इसमें आपका कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, तो यहां से हमारी g की वैल्यू क्या आ गई निकल के, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, खुद देखो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, है ना, क्लियर है ना फॉर्मूला आपका, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बोलोगे भैया पहले तो बता रहे थे 10 होता है, बट अब बोल रहे हो कि फॉर्मूला है, हमें तो 9.81 ला के दिखाओ, है ना। चलो इसको लेके आते हैं हम, कहीं से भी जुगाड़ करते हैं। चलो देखो, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, चलो ठीक है भैया आ गया। जी की वैल्यू क्या आपको पता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, ठीक है पता है। अर्थ का मास आपको पता है, हाँ यार पता तो है, 6 इंटू 10⁻24 होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट आप देख लेना, आपको गिवन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है पता है, आर जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो आपका होता है 64 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाता है मीटर में, ठीक है। ये सारी वैल्यू फिक्स है। आप खुद सोचो, रेडियस ऑफ अर्थ क्या कभी चेंज होगा, अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है, अर्थ का रेडियस ही चेंज कर दो आप, पॉसिबल है, नहीं होगा ना। अर्थ का रेडियस चेंज होगा नहीं, हाँ। मास चेंज होगा क्या अर्थ का, नहीं होता, मास तो वही रहता है। और जी की वैल्यू तो मैंने बोल दिया था, आप कहीं पे भी चले जाओ ओवर यूनिवर्स कभी चेंज ही नहीं होगी, तो आपकी सारी वैल्यू फिक्स। अरे भैया एक चीज छूट गई, यहाँ आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना यार, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है। हाँ, होपफुली आपको एक्सपोनेंट पावर आता हो, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट कर दो, वीडियो उस पर भी कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर का यूज पड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि सारी वैल्यू तो आपको नोन है, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। अप्रोक्स इसको हम 10 लेके चलते हैं, क्लियर, क्लियर ना। चलो ठीक है, तो अब जी की यूनिट एक बार निकाल के दिखाएं आपको, कि प्रूफ करके दिखाओ भैया कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हाँ करके दिखाएं। चलो ठीक है, चलो करते हैं, हाँ मजा आएगा। हाँ चलो देखो, ये क्लियर हो गया ना, देख लो एक बार, नोट कर लो। हाँ चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया हुआ, इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लें। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी थी, प्रूफ करके दिखाई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, यही प्रूफ करी थी। एम की यूनिट केजी, आर की यूनिट, आर तो बच गया ना, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है ना, आर की मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब 1 केजी से 1 केजी कट गया, ये तो आ गई भैया न्यूटन पर केजी। आपने क्या बोला था, आपने तो बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बोला था, बट यह तो कुछ और ही आ गई। तो देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमने न्यूटन डाली है, बट अगर हम चाहें तो फोर्स की यूनिट निकाल सकते हैं असली वाली। देखो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास की यूनिट केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चिपका दो इसको यहाँ पे न्यूटन की जगह पे, तो केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये वाला केजी, केजी से केजी कट गया, क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गई जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ क्लियर ना, क्लियर हो गया, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो चलो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब जी की कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कि जी की आपकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इनका क्या क्या यूज है आपका, है ना। चलो उन पे बात करते हैं। तो देखो क्लियर हो गया ना, देख लो एक बार, चलो ठीक है। मान लो आप थोड़ी देर के लिए, क्या अर्थ की जो शेप है वो आपकी पूरी तरीके से गोल है, नहीं यार, ऐसे हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो इसको क्या बोलते हैं, आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, आर पी, रेडियस ऑफ पोल, क्योंकि यहाँ पे आपका पोल होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, इक्वेटर, पोल इक्वेटर, यही होता है ना, पोल और इक्वेटर तो सुना सुना सा लग रहा होगा। तो ये आपका जो डिस्टेंस है, इसको हमने आरपी बोल दिया। आरपी बोले तो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ पोल, ई आर ई बोले तो रेडियस ऑफ इक्वेटर। इस आर ई को कुछ बच्चे ना रेडियस ऑफ अर्थ समझ लेते हैं, उस पर सावधान रहिएगा, अर्थ नहीं है ये, ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर है। चलो ठीक है भैया, अब एक बात हमको बताओ, कि जी की वैल्यू है, क्या फॉर्मूला आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया था, आया था, हाँ चलो ठीक है आया था। आर बढ़ाओगे तो क्या जी की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, इनवर्सली है यार, देखो डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो आपका जी घट जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसका आर ज्यादा होगा उसका जी कम होगा क्या, इफ आर इज मोर, इफ आर इज मोर देन जी इज लेस, होगा कि नहीं होगा। अब आरपी और आर ई में देखो कौन सा बड़ा है, ये जाहिर सी बात है, दिख रहा है साफ साफ, आर ई जो है आरपी से बड़ा है, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका जी क्या होगा, बहुत कम होगा।
ठीक है, तो आर ही ज्यादा है तो इसका जो जी होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जीपी का जो आपका जी है वो आपका ज्यादा है। एक बार में समझ में नहीं आया ना, हाँ वीडियो को रिवाइंड करके देखो जरा 10 सेकंड 20 सेकंड ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आ गया। हाँ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत होशियार हो। तो जीपी इज ग्रेटर देन जीई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी जी जो है आर के साथ क्या रखता है, इनवर्सली का रिलेशन रखता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपका स्मॉल जी क्या आपका मतलब स्मॉल जी बोले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दो दो आ जाते हैं ना यार, तो इन दोनों को स्मॉल जी कैपिटल जी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, क्या ये आपका ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा लो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका जो एक्सीलरेशन होगा ना वो 9.81 ही होगा, उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो स्मॉल जी के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार आपका फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे यार मुझे मान लो मार्कर गिरा रहे हैं, एक तरफ आप खुद गिर जाओ हाँ बोल दो भैया हमको ही गिरा रहे हो, आप खुद गिर गए, और एक तरफ मार्कर, तो ज्यादा तेज कौन गिरेगा यार, दोनों बराबर रेट से गिरेंगे, क्योंकि ना आपका मास इस फॉर्मूले में आएगा ना इस मार्कर का मास आएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो जी की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ क्लियर। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। ठीक है, उससे पहले एक चीज और समझ लो, ये चीज क्लियर ना। चलो ठीक है, अब देखो, हाँ ये तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है। देखो जैसे कि मान लो, जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ का ये डिस्टेंस आपका आर हो गया, हाँ आप पत्थर इस बार यहां से गिरा रहे हो, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, एच। आप पत्थर इस बार अर्थ से भी बाहर जाके गिरा रहे हो, तो यार देखो इसमें जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आता है इसमें तो हम डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस से तो मतलब ही नहीं है। वो तो इत्तेफाक था कि पिछली बार जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ गया, तो इस बार आपकी ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है वो चेंज कर जाएगा। तो जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इस बार कितना हो गया, ये है आर ये है एच, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस एच, तो इस बार आपका डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है इस फॉर्मूले में, कुछ नहीं है, बस आर है, उसमें एच हाइट पे हमने बढ़ा दिया तो उतनी हाइट बढ़ गया, उतना डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया, इसके अलावा थोड़ी कुछ है। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, पक्का ना। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है भैया, एक बार ना स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस बता दो तो मजा ही आ जाए। हाँ चलो उस पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिखने वाले। ठीक है, सेंटेंस आप लोग खुद लिखोगे। ये आपका जी एक हिसाब से एक्सेलरेशन है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। इसकी वैल्यू आपकी 9.81 होती है, इसकी वैल्यू आपकी क्या है, इसकी वैल्यू। एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन जो है ये हम बोलते हैं कि मतलब इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बट इसको कांस्टेंट नहीं बोलते। क्यों यार, क्योंकि देखो अर्थ के बाहर जाने से अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अर्थ के बाहर जाने से देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या जी की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, खुद सोचो। दूसरे प्लेनेट पे गए तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपकी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस वजह से इसको कांस्टेंट नहीं बोलते। ठीक है, जो 9.81 है ना, ये अर्थ के अंदर है, अर्थ को रिस्पेक्ट में लेके हमने किया है, याद है ना, अर्थ का मास डाला था, अर्थ का रेडियस, दूसरे प्लेनेट पे कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं। इसका आपका क्या वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद इसकी बात करते हैं भैया, जैसे जैसे आप h को इंक्रीज करोगे, मतलब हाइट या रेडियस को आप इंक्रीज करोगे, आपकी जो g है, देन g क्या है, क्या करेगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। हाँ भैया फॉर्मूला पता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे g आपका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बट इस पे क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं भैया, ये तो पूरे यूनिवर्स में सेम है, यूनिवर्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एच पे डिपेंड ही नहीं करता, नेवर डिपेंड ऑन हाइट या रेडियस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, नेवर डिपेंड ऑफ हाइट या रेडियस नहीं बोल सकते यार, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस तो होता है बट कभी भी चेंज हो सकता है ना। तो नेवर डिपेंड ऑन एच, किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इसका, खुद सोचो। हाँ, और तो कुछ हो नहीं सकता, सारी बता दिया। आप एग्जाम में अगर बड़ा चढ़ा के लिखना चाहो तो इसमें यूनिट अलग से लिख देना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। क्लियर ना। ठीक है,
और यहाँ पे देखो हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तीनों चीजों को, एफ जी और जी। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आई रिपीट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका एक्सीलरेशन है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपकी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, पक्की बात? ठीक है, अब एक दो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताते हैं आपको, बाकी तो आप लोग को पता है कि न्यूमेरिकल तो कर ही लोगे यार, इसके न्यूमेरिकल कुछ टफ नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आते हैं। ठीक है, इसमें आप एक डिफरेंस और भी लिख सकते हो कि जी निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इसमें इसका फॉर्मूला चिपका दो। हाँ देखो क्या बोल रहे हो भैया, चिपका दो। हाँ चलो देखो, इसमें आप क्या निकाल सकते हो, जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अरे भैया ये कहाँ से लिख दिया, डर सा लग रहा है। हाँ देखो कुछ नहीं है यार, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर था, इसको हमने इधर भेज दिया, m1 m2 को क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, जी की। क्लियर ना? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी ना। तो ये था आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। हाँ, इसका एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो क्वेश्चन में आपका, मान लो जैसे आपसे हमने बोला कि कितना भी भारी इंसान हो और कितना भी हल्का हो, जो वो गिरेगा तो वो सेम एक्सीलरेशन से गिरेगा, सेम स्पीड से आएगा नीचे ना। ठीक है, तो आपका कोई बंदा है एरोप्लेन, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, इमेजिन कर लेना। ठीक है, ये आपका क्या है, एरोप्लेन है ना, मान लो एरोप्लेन है, यहां से कोई बंदा डायरेक्ट कूद गया नीचे, एक बंदा है पैराशूट लेके कूदा है। हाँ, एक बंदा पैराशूट लेके कूदा है, एक डायरेक्ट कूद गया, तो आप बोलोगे क्या, भैया ये तो पहले से ही नीचे गिर जाएगा और ये बाद में आएगा, और आप बोल रहे हो जी की वैल्यू जो है दोनों के केस में क्या है, सेम है। फिर ऐसा क्यों हुआ? सोचने वाली बात है कि हाँ भैया जी तो सेम है, फिर दोनों को बराबर रेट से आना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं। हम तो देखते हैं भैया पैराशूट वाला धीरे धीरे आता है, बाकी जो नॉर्मल बंदा होता है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब आप सोचो, ये जब आ रहा था तो अर्थ ने इसको ऊपर धक्का दिया होगा। अर्थ ऐसे देखो, खुद सोचो ना, आप इधर की साइड रेस लगा रहे हो, भगते हुए जा रहे हो, तो हवा कहाँ लगती है, पीछे। इधर भग रहे हो तो हवा इधर पीछे, मतलब हवा हमेशा आपसे उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। अब आप ऊपर से नीचे आओगे तो हवा आपको ऊपर की साइड लगेगी, है ना। इस भैया बोलो कि ये क्या बात हुई भैया, फोर्स हवा तो इसमें भी ऊपर लग रही होगी। देखो यहाँ पे कितनी हवा लगेगी, बहुत कम, बट इसमें क्या हुआ, इसने पैराशूट खोल रखा है, इसमें आपकी हवा भर जाएगी अंदर, तो इसका देखो एरिया कितना बड़ा हो गया। तो इसमें जो है रिजल्टिंग मतलब सॉरी जो अपोजिंग फोर्स है ना, जो आपको अपोज कर रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है इसमें। अपोजिंग फोर्स इज मच मच ग्रेटर, बहुत बड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, तो इस वजह से ये, लेकिन ग्रेटर तो है, फिर तो आप बोलोगे बंदा ऊपर ही उड़ जाएगा, लेकिन हवा धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो मतलब इसके कंपैरिजन में ये धीरे आएगा, क्योंकि इसमें एयर आपका रेजिस्टेंस लगा रहा है। अगर मान लो जैसे ये कपड़ा है और ये मार्कर, दोनों को अगर मैं सेम से गिराऊं ना, ठीक है, तो ये दोनों सेम रेट से बराबर टाइम पे नीचे गिरेंगे आपके, बराबर टाइम पे। बट हुआ क्या, अब ये अगर खुल गया ये कपड़ा, मान लो ऐसे फैल गया पूरे में, तो ये कपड़ा फैल गया, तो इसमें एयर है, तो ये आराम से ऐसे झूलते हुए आएगा, आराम से, जैसे आप छत से पत्ता फेंकते हो कैसे आता है, झूलते हुए आता है ना, क्योंकि एयर उसको अपोज कर रही है। ठीक है, बट दोनों पे एक्सीलरेशन क्या लग रहा है नीचे, वो सेम ही लग रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर अगर आपको हम नेग्लेक्ट कर दें, एयर को ना माने, तो आपका या मान लो कि दोनों का एरिया लगभग सेम है, तो दोनों में से पहले नीचे कौन गिरेगा, 1 किलो की ईंट या 20 किलो की ईंट? भैया दोनों बराबर रेट से गिरेंगे। ठीक है, बराबर रेट से दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये बात अभी प्रूफ करी थी ना कि G इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझे, कितना भी मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसकी वैल्यू 9.8 बनी रहेगी। हाँ, तो समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जी की एप्लीकेशन भी देख ली, और इसमें न्यूमेरिकल्स पता क्या आता है यार, न्यूमेरिकल देखो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू आपको मान लो 5 मीटर दे दी, जी आपको पता ही रहता है मेरा 6.67 वाला, मास ऑफ अर्थ आपको पता ही है 6 मतलब हाँ 6 × 10⁴ हाँ, बाकी आपको गिवन ही होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा स्मॉल जी, अब इसमें है क्या, कैलकुलेशन है। मान लो स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल जी आपको मतलब पता है, आपसे रेडियस दे दिया जाए डिस्टेंस, और आपसे पूछा जाए मास क्या है, मतलब सारी चीजें नोन होंगी, आपको इधर उधर करके बस निकालना रहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है। आज तक यही पढ़ते आ रहे हो ना भैया, जितना मास है इस ऑब्जेक्ट का, हम तो फैशन में जाके क्या बोलते हैं दुकान पे, भैया 2 kg वेट का आप हमको सामान दे दो। सर आप गलत बोल रहे हो, वेट फोर्स होता है, मास होता है 2 kg। तो ये सब क्या अंतर है यार, ये अलग कैसे है, तो वेट है तो फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा शायद लास्ट पार्ट भी हो, है ना। तो उसमें डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। डाउट्स पूछते रहना कमेंट सेक्शन में।